तमाम साथियों को, बिहार के आप जितने भी साथी हमारे साथ अभी फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। मित्रों, हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। आज हमने फेसबुक लाइव आने का जो निर्णय लिया है, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं सामान्यतः फेसबुक लाइव में नहीं आता हूं, और आज मैंने फेसबुक लाइव आने का निर्णय क्यों लिया। साथियों, यह समय की मांग है। आज पूरे बिहार में हमारे साथियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तरह तरह के पत्र निकाले जा रहे हैं। इन चीज़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आप शिक्षक साथियों के नेतृत्वकर्ता होने के नाते मेरी यह जवाबदेही है कि हम आपको तमाम पहलुओं से अवगत कराएं। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज़ दिलकश जी, आलोक जी, नीरज कुमार मिश्र जी, नवनीत कुमार जी, के दुबे जी, विजय झा कश्यप जी, तमाम साथी लोग, संजीव खरवार जी, अमलेश जी। मित्रों, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपको अवगत कराएं और आपका मनोबल बढ़ाएं। और मनोबल क्यों, केवल आपको गलत तथ्यों के आधार पर नहीं, मैं जो भी कुछ बोलता हूं तकनीकी रूप से बोलता हूं और तथ्यों के आधार पर मैं बोलता हूं। अभी आपको लगा होगा कि मैंने 8 बजे का समय दिया था तो विलंब क्यों हो गया। मित्रों, मैं कुछ किताबें ढूंढ रहा था। चूँकि मैं एक शिक्षक हूं, जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है, कोई संकट के बादल गहराते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती है, तो मैं किताबों का सहारा लेता हूं, और ज़्यादा गुस्सा आता है तो कागज़ और कलम निकाल कर लिखता हूं। मित्रों, आज कल के आंदोलन के बाद पूरे बिहार में सबसे पहला शो कॉज मुझसे जारी किया गया है। होना भी चाहिए। अगर पूरे बिहार में सरकार यह मानती है कि बंशीधर ब्रजवासी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, तो पहला शो कॉज का हकदार मैं हूं। और यह शो कॉज मैं इस रूप में नहीं ले रहा हूं कि आपने मेरे ऊपर शो कॉज कर दिया है। मैं आपके इस शो कॉज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो यह दिया है, यह शो कॉज हमारे लिए मेडल से कम नहीं है। मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत बड़ा मेडल है, और जो लड़ाई लड़ेगा तो उस पर शो कॉज निकलना चाहिए ही, जरूर निकलना चाहिए। गिरते हैं सवार ही जंग के मैदान में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। घुटनों के बल चलने वाले कभी नहीं गिरते हैं मेरे साथियों। आज आलोक जी नमस्कार, सुनील बॉबी जी नमस्ते, नागेंद्र जी, वीरेंद्र जी, सुमन जी, काजल डॉली जी, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जो सरकार ने शो कॉज किया है, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि आप धरना प्रदर्शन में गए हैं, आपने सरकार के विरोध में बोला है, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए। और यह पत्र शुरुआत मुझसे हुई है इस चीज़ की, लेकिन यह बिहार के हजारों साथियों पर शो कॉज निकलने वाला है और निकलेगा, और निकले तो अच्छी बात है। हमारा जो देश है, इस देश में अगर भगवान बुद्ध के बाद कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती हो, उसमें महात्मा गांधी का नाम आता है। और गांधी जी धरना प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपिता हो गए, और हम धरना प्रदर्शन करते करते आतंकवादी हो गए, अपराधी हो गए। अगर यह अपराध है धरना प्रदर्शन करना, तो हमारे देश के पुरोधाओं ने यह बताया है कि जब तुम्हारे अधिकारों का हनन हो, जब कोई भी सरकार या सिस्टम तुम्हारा शोषण करे, तो तुम उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाओ। और यह जो आवाज उठाना अगर गलत है, अपराध है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि यह अपराध हम लोग बार बार करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। और आप शो कॉज और सस्पेंशन और डिस्चार्ज करने की जो धमकी दे रहे हैं या इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि बक्सर जेल को आप आदेश दे दीजिए कि कुछ फांसी का फंदा ही तैयार कर दे। क्या दिक्कत है, हम लोग फांसी के फंदा पर भी झूल जाएंगे। सत्य बोलना, अधिकारों के लिए लड़ना,
जुल्म के खिलाफ बोलना, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना यदि अपराध है तो यह अपराध हम करेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माता हैं। और राष्ट्र निर्माता जो शिक्षक होते हैं, ये राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की जवाबदेही है कि हम अपने विद्यालय में बच्चों को हम ऐसा तैयार करें कि वे बच्चे निर्भीक हों। हम ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहते हैं जो इस देश का एक सजग नागरिक बने। तो सजग नागरिक कैसे बनेगा? इस देश में बहादुर लोगों की ज़रूरत है जो शोषण और तानाशाही के खिलाफ लड़ सके। तो अगर हम ही डर जाएंगे, हम ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हमारे बच्चे क्या खाक बहादुर बनेंगे? वो क्या खाक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे? हम ऐसा बच्चा तैयार करना चाहते हैं अपने आदर्शों के माध्यम से। हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे बच्चे देखते हैं कि हमारे शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो वो भी लड़ना सीखते हैं। और बिहार सरकार के जो पदाधिकारी लोग हैं, जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, यह भाई अभिषेक जी भी जुड़ गए हैं, पवन जी हैं, अमोद जी, हरिओम कुमार जी, अनूप मिश्रा जी, तमाम साथियों का स्वागत है। प्रियंका कुणाल जी, आलोक चौधरी जी, मोहम्मद न्याज जी, तमाम साथी। ये जो सरकार अभी कर रही है, हम उस सरकार को सरकार के ही सिस्टम से जवाब देना चाहते हैं। जब यह निकाला गया कि धरना प्रदर्शन करना यह गुनाह है, यह अपराध है, और इस देश के, इस राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने निकाला, तो इसको मैं क्या कहूँ, मुझे हैरत भी है और यह चिंतनीय भी है। आदित्यनाथ चंदन जी जुड़ गए हैं, फैयाज अहमद जी हैं, ब्रजकिशोर जी, नवीन नीरज जी, अवधेश जी। हम यह बताना चाह रहे हैं कि सरकार जो यह कह रही है कि धरना प्रदर्शन करना गुनाह हो गया, इसी सरकार के द्वारा बच्चों की कुछ किताबें तैयार की गई, मैं आपके बीच में ला रहा हूँ, जरा देखिए। चूँकि हम शिक्षक हैं तो हम तो कोई कानूनविद नहीं हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम संविधान भी पढ़ाएंगे, लोगों को समझाएंगे और ऐसे अधिकारियों को बताएंगे जो अधिकारी लोग चिट्ठी निकाल रहे हैं। लेकिन पहले हम प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की बात करना चाहते हैं। मध्य विद्यालय में 6ठी कक्षा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे विभाग के तमाम आला अधिकारीगण, हम आपको यह दिखाना चाहते हैं, जरा इस किताब को देखिए। यह जो किताब देख रहे हैं, यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, यह 6ठे कक्षा की किताब है। इस किताब को हम लोग पढ़ाते हैं। आप तमाम साथियों को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप तमाम लोग पढ़ाते तो हैं, ये सभी लोग आप जान ही रहे हैं, लेकिन हम जरा हम इन अधिकारियों को यह किताब पढ़ाना चाहते हैं जो हम 6ठी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं। इन अधिकारियों को अब 6ठी कक्षा में एडमिशन कराना चाहिए, आकर के कम से कम पढ़ें। अगर उनको नहीं पता है तो हम इन लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आपको अगर ज्ञान नहीं है इस देश के विधान और संविधान की व्यवस्था की, तो आप आइए मेरे स्कूल में। हम संविधान तो नहीं पढ़ाएंगे, लॉ नहीं पढ़ाएंगे, चूंकि हम कोई लॉ नहीं किए हैं, लेकिन ये 6ठी कक्षा की किताब हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, तमाम अधिकारी लोग और सरकार के लोग। इस किताब को देखिए। इस किताब में जब आप जाएंगे तो इस किताब में आपको 5वां अध्याय है। यह 5वां अध्याय देखिए, हमारी सरकार। 5वां अध्याय यह हमारी सरकार है। इसमें आप जब देखेंगे हमारी सरकार में, तो आप आएंगे इसमें 55 और 56 पेज पर। ये 56 नंबर पेज है, जरा देखिए। हो सकता है या जो तस्वीर इसमें छपी है, या हम लगता है कि हम ही लोग के आंदोलन की तस्वीर है कभी की। इसमें आप देखिएगा, पढ़ाई भी, लड़ाई भी सब लिखा हुआ है इसमें, देख लीजिए। और ये अधिकारी लोग पढ़िए, जो अधिकारी लोग अगर जुड़े हो हमारे लाइव से या नहीं जुड़े हैं तो उन लोग तक पहुंचाइए मेरे लाइव को, कि जरा ये अधिकारी लोग जरा इसको पढ़े, 6ठी कक्षा की किताब को, इसको पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? यह हमारी सरकार जो यह अध्याय है, इस अध्याय में लिखा है कि वोट देने के अलावा, इसमें लिखा है 56 नंबर पेज पर, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जरा इसको देखिए क्या कह रहा है। हम 6ठी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग, 6ठी कक्षा में हम क्या पढ़ा रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट दे करके हम लोग अपनी सहभागिता तो निभाते ही हैं, हम सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी वो अपनी भागीदारी निभाते हैं।
यह लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट भी देना है और सरकार की आलोचना भी करनी है, उसके गलत कार्यों का विरोध भी करना है, तभी लोकतंत्र में भागीदारी होती है। आप इसमें देखिए, लिखा है इसमें, यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती हो तो जनता पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भागीदार रहती है। माननीय अधिकारी लोग और सरकार के रहनुमा लोग, हमारे इस 6ठी कक्षा की किताब को पढ़िए, और नहीं तो मेरे विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षापुर भी, आइए 6ठी कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आकर के पढ़िए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल वोट देना ही सरकार लोकतंत्र में सहभागिता नहीं है, बल्कि सरकार के कार्यों की आलोचना भी करना लोकतंत्र में सहभागिता है। हम आलोचना ही नहीं करते, हम समालोचनात्मक बात करते हैं। आप जानिए, आलोचना शब्द लोचन शब्द से बना है। लोचन का अर्थ होता है देखना। हम लोगों ने पढ़ा था आंख का पर्यायवाची शब्द अक्षु, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, ये आंख के पर्यायवाची शब्द है। यह देखने का अभिप्राय है। आलोचना का मतलब होता है कि केवल नकारात्मक चीजों को देखना, लेकिन समालोचना का अर्थ होता है उसके नकारात्मक पहलुओं को भी देखना, सकारात्मक पहलुओं को भी देखना, निगेटिव चीजों को भी देखना, पॉजिटिव चीजों को समान रूप से देखना। हम आलोचना केवल नहीं करें, हम समालोचनात्मक बात भी करें। यह समालोचनात्मक तथ्य है कि हम आपको यह बता रहे हैं कि आप ही के द्वारा तैयार की गई किताब में यह बात लिखी हुई है। यह बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाने के लिए हम लोग को दिए, यह इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन इस चीज के लिए आप आलोचना के पात्र हैं कि उसी किताब को जिसको हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वही बच्चा जब हमसे कहता है कि आप जब धरना में जाते हैं तो आप पर शोकॉज निकलता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो यह बताइए कि तो ये लोकतंत्र में कैसे सहभागिता हो गई? इसका क्या जवाब है? इसका जवाब हमको बता दीजिए, हम आपके शोकॉज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जरा आइए, जब मैं इस किताब की चर्चा की, जब मैंने अपने घर में जब चर्चा की कि इस तरह से 6ठी कक्षा की किताब में यह बात लिखी गई है, तो मेरा बेटा आया उधर से, कहा कि पापा मेरे भी किताब में है, एनसीईआरटी की किताब में भी है। मैंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा कि जरा किताब लाओ। बोला हिंदी मीडियम लाए कि इंग्लिश मीडियम? मैंने कहा कि हिंदी मीडियम लाओ। तो हिंदी मीडियम में आप जरा देखिए, यह एनसीईआरटी की किताब है, आप देख लीजिए, यह एनसीईआरटी की किताब है। यह एनसीईआरटी के 6ठी कक्षा की किताब है। पूरे देश को पढ़ाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग। जरा देख लीजिए, यह एनसीईआरटी किताब है, नीचे लिखा हुआ होगा, देख लीजिए। यह एनसीईआरटी किताब है और इसमें भी जब आप आएंगे तो इसमें लोकतंत्र के बारे में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इसमें 4था अध्याय है। देखिए, इसमें 4था अध्याय है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। और इसमें जब आप आएंगे तो इसमें 41 नंबर पेज पर भागीदारी के अन्य तरीके, लोकतंत्र में भागीदारी के तरीके जरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र में भागीदारी के तरीके। जरा इसको देखिए, इसमें यह एनसीईआरटी की किताब में 6ठी कक्षा में जो 4था अध्याय है इसका, इस 4th चैप्टर में आप देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के अन्य जो तरीके, उसमें लिखता है चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। सरकार की आलोचना करना भी लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का, एक नागरिक का, एक देश के अच्छे नागरिक का यह कर्तव्य है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसकी आलोचना हम करें, तभी हमारी लोकतंत्र में सहभागिता है। आप बता दीजिए कि इस देश में डेमोक्रेसी है या मोनार्की है? आप बता दीजिए राजतांत्रिक व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अगर इस देश में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की किताब, यदि हम इस देश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं आपके एससीईआरटी के द्वारा तैयार की गई बीटीसी की किताब, तो आप बताइए कि आप ही के द्वारा बनाए गए सिलेबस को जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कहता है कि सरकार के नीतियों की आलोचना करना भी लोकतंत्र में सहभागिता है, और इसके भी उसने तरीके बताए हैं, इसमें भी तरीका बताया गया है। जरा आप देखिए, इसमें एक तस्वीर आप इसमें भी देखिए,
ये एनसीईआरटी की किताब में आप तस्वीर देखिए, इसमें किस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं। अपना हाथ उठाए मुट्ठी बांध करके देखिए इसमें क्या लिखा है। आप इसको भी आप पढ़िए। जो अधिकारी लोग आप, मुझे तो दुख इस बात का है कि जो आईएएस लोग हैं या यूपीएससी की तैयारी किए होंगे, और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये लोग जब गए होंगे तो इनको भी 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी किताब पढ़नी पड़ी होगी। यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, मैं जानता हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं किया हूं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 6ठी कक्षा से लेकर के और ऊपर की कक्षाओं तक के सब प्रश्न उसमें आते हैं। और एनसीईआरटी की किताबों में जब आप देखते हैं तो पहले ही उसमें शुरुआत जब होता है तो उसमें क्या लिखता है, उसमें संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी की तमाम किताबों में आपको मिल जाएगा। हम जब बिहार बोर्ड में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, क्या है, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब हम यह पढ़ाते हैं कि अवसर की समता, जब हम पढ़ाते हैं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो व्यक्ति की गरिमा कहाँ गई? जब इस देश के प्रत्येक नागरिक को व्यक्ति की गरिमा की बात होती है तो हमारे गरिमा पर जब कुठाराघात होगा तो हम बोलेंगे, हम निश्चित रूप से बोलेंगे। हम आपके शोकों से डरने वाले नहीं हैं। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, या 6ठी और 7वीं कक्षा के किताब के सिलेबस को बदल दीजिए। हम पर शोकस करने से पहले इन चीजों को बदल दीजिए। हम मान लेंगे कि हम अपराधी हैं। और भी हम बताना चाहते हैं, हमारे मित्र जो भी हमारे बंधु बांधव जुड़े हैं, शिक्षक साथीगण, कोई राजनेता हमसे जुड़े हैं, कोई पत्रकार जुड़े हैं, आप तमाम साथियों को हम बताना चाहते हैं। देखिए यह 7वीं कक्षा के विज्ञान की किताब है। यह 7वीं कक्षा के विज्ञान की किताब को आप देखिए और इस विज्ञान की किताब में आप आइए। इस विज्ञान की किताब में जो इसका 6ठा अध्याय है, जब आप 6ठे अध्याय में आएंगे, इसमें है पौधों में पोषण। 6ठा अध्याय पौधों में पोषण। और 6ठा अध्याय का जो अंतिम जो प्रश्नोत्तर जब हो जाए, प्रश्न जब आ जाते हैं, उसके बाद में आप 97 नंबर पेज पर जाइए, वहां पर जगदीश चंद्र बसु की जीवनी छपी। ये देखिए, यह हम नहीं छापे हैं, बिहार सरकार के ये आला अधिकारी लोग छापे हुए हैं। इन्हीं लोगों ने सिलेबस तैयार किया है। यह जगदीश चंद्र बसु की जीवनी लिखी है। इसमें हम 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। यह आपने दिया है 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए जगदीश चंद्र बसु की जीवनी। क्या लिखा है इसमें? आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी जाकर के, आप पढ़ाते तो हैं ही, एक बार मैं आपको रिकॉल कराने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाने, हमारे तमाम साथी पढ़ाते हैं। आप इसको जरा देखिए। इसमें जब आप देखेंगे 97 नंबर पेज पर, 97 नंबर पेज पर जगदीश चंद्र बसु की जीवनी है, उसका जो अंतिम पैराग्राफ है 97 नंबर पेज पर, उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि स्वदेश लौटने पर बसु मात्र 25 वर्ष की आयु में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहां उन्हें अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन मिलता था। जरा ध्यान दीजिएगा, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जगदीश चंद्र बसु पढ़ाई पूरी करके और ये लौट गए, और लौटने के बाद उनको कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर बहाल किया गया। जिस प्रकार से हम लोगों को कहते हैं नियोजित, उस प्रकार से वो भी अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। हम तो अस्थायी हो चुके हुए हैं, लेकिन उनको अस्थायी प्रोफेसर बहाल किया गया। आगे लाइन लिखा है, वहां उन्हें अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन मिलता था, जिसके विरोध में उन्होंने वेतन नहीं लेने का निर्णय लिया। या मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, यह बिहार सरकार के सिलेबस में है। बिहार सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाइए कि समान काम का समान वेतन लेना चाहिए। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ जगदीश चंद्र बसु ने, जब वो अस्थायी थे, उनकी सेवा 60 साल के लिए नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी और आला अधिकारी लोग, उस समय उनकी सेवा अस्थायी नहीं थी, वो अस्थायी थे। इसके बावजूद उन्होंने कम वेतन लेने से मना कर दिया, कहा समान काम का समान वेतन देना होगा। और आगे मैं पढ़ के सुनाता हूं। बसु अपने विद्यार्थियों को बहुत लगन से पढ़ाते थे। अधिकारी उनकी लगन से प्रभावित होकर उन्हें पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिए।
अंग्रेजों की हुकूमत भी मान गई कि इनको पूरा वेतन देना होगा और दिया। अब तो आदरणीय के पाठक जी ने पत्र लिख करके और लिखित रूप में स्वीकार किया है कि अब शिक्षक विद्यालय समय से जा रहे हैं, समय से आ रहे हैं और निष्ठापूर्वक पढ़ा रहे हैं। तो जब हम निष्ठापूर्वक पढ़ा रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट जब आप ही बांट रहे हैं, तो फिर हमको कम वेतन क्यों दीजिएगा? और बच्चों को कहिएगा आप पढ़ा दीजिए, उसमें यह आदर्श भर दीजिए कि जगदीश चंद्र बसु जैसा बने, कि जब उसको कोई कम वेतन दे तो वह मना कर दे, पूरा पूरा वेतन के लिए वह लड़े। यह आदर्श पैदा करना है। तो जब हम यह आदर्श पैदा करते हैं, तो उसके बाद हमसे बच्चे पूछते हैं कि अपना वेतन समान काम का समान वेतन ले लीजिए तो पढ़ाइएगा। आप क्या हो रहा है बिहार के अंदर बताइए? अगर समान काम के लिए समान वेतन की आवाज उठाना अपराध है, तो सबसे पहले 7वीं कक्षा से जगदीश चंद्र बसु की जीवनी को निकाल करके हटाइए। पहले इसको पहले हटा दीजिए। यदि धरना प्रदर्शन जुलूस यदि अपराध है, तो 6ठी कक्षा में एनसीईआरटी और आप बीटीसी की जो किताब जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें जो आपका जो हमारी सरकार जो पाठ है, उस पाठ को पहले हटा दीजिए। या ऐसे चलेगा जी? और आप सोच रहे हैं कि आप शोकज करके और डरा दीजिएगा? देखिए, यह एक किताब है आपके सामने में, आप जरा इस किताब को देखिए। कौन सी किताब है? इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। यह जो किताब है, यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड प्रेस की किताब है। जरा देख लीजिए, इसमें ऑक्सफोर्ड प्रेस आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। और इसको लिखने वाले जिन ड्रेज और अमर्त्य सेन हैं। जरा नीचे देख लीजिए, ये लिखने वाले लोग भी जो है ना, ये सामान्य लोग नहीं हैं, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, ऐसे अमर्त्य सेन जी ने इस किताब को लिखी है। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, तो इस किताब में अमर्त्य सेन जी ने लिखा है, चूंकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने अर्थशास्त्र के हिसाब से कहा है कि यदि आप किसी देश को विकसित बनाना चाहते हैं, किसी राज्य को विकसित बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, जिसमें 3 फॉर्मूला उन्होंने दिया है। उन्होंने दिया है इक्वालिटी इन सोसाइटी। सबसे पहले समता मूलक समाज का निर्माण करना होगा। यह बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था, बहुरंगी टीचर बनाने से देश का विकास नहीं होगा। ये अमर्त्य सेन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और यह वही अमर्त्य सेन है जिनको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नालंदा विश्वविद्यालय जो फिर से इन्होंने बनाया, उसका पहला वाइस चांसलर बनाया। अगर अमर्त्य सेन जी ने गलत लिखा, तो ऐसे गलत लोगों को आपने वाइस चांसलर क्यों बनाया? इसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, अगर अमर्त्य सेन गलत है तो। और यदि अमर्त्य सेन सही है, तो हमारी मांगों का समर्थन करना चाहिए। आप हमारे मांगों को मानने के बदले में आप हमको शोकॉज के धमकी से डरा रहे हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि इक्वालिटी इन सोसाइटी, प्रत्येक समाज में समता मूलक व्यवस्था होनी चाहिए। एक स्कूल में 4 तरह के शिक्षक बनाने से नहीं हो। दूसरा, इन्होंने कहा इक्वालिटी इन एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो यहाँ मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में बनाए थे, समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन आपने किया था। कहाँ गया वो रिपोर्ट? क्या हुआ उस रिपोर्ट का? और तीसरी बात कहा उसमें कि स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक स्थिरता होनी चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति क्यों खराब है? प्रशासनिक स्थिरता नहीं है। तालिबान की स्थिति क्यों खराब है? प्रशासनिक स्थिरता नहीं है। सरकारें आती है, उसको कभी सेना पलट दिया, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, यह देश विकास नहीं करेगा। तो हमें अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है, हम शिक्षा की बात करने के लिए आए। तो शिक्षा में कहा है कि इक्वालिटी इन एजुकेशन होना चाहिए। और इक्वालिटी इन एजुकेशन में अमर्त्य सेन जी ने और जिन ड्रेज ने कहा है कि इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो प्राथमिक शिक्षा में जो लगे शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को आपको इतना वेतन देना होगा, इतना वेतन देना होगा, इतना वेतन देना होगा कि ये किसी दूसरे विकल्प की तलाश नहीं करें। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि शिक्षक जो काम करते हैं वो ब्रेन ड्रेन का काम करते हैं। या किसी से पिस्तौल भिड़ाकर ब्रेन ड्रेन का काम नहीं कराया जा सकता है। यह बैंक नहीं है कि आप रिवॉल्वर भिड़ा करके और किसी का पूरा पैसा कैश लूट लीजिएगा। किसी के दिमाग में जो बातें हैं, जो ज्ञान है, उसको हथियार के बल पर नहीं लूटा जा सकता है। उसको डंडे के बल पर ब्रेन ड्रेन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा का दान और आशीर्वाद देना, ये जो 2 कार्य हैं, यह अंतरात्मा की आवाज पर होता है। या कौन समझाए इन लोगों को? किसी व्यक्ति से कहा आपने सुना है कभी कि तलवार के बल पर उसे आशीर्वाद लिया गया हो कि हम आपका गर्दन उड़ा देंगे, नहीं तो हमको आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दीजिए,
चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा संभव है? शिक्षा का जो दान होता है और आशीर्वाद